नया साल बस आने ही वाला है। 2026 दरवाजे पर है और लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी सैलरी और पेंशन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद लेकर आ रहा है और ये सब मुमकिन होगा 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की वजह से। बिल्कुल, ये सिर्फ सैलरी बढ़ने की खबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। देश की आर्थिक स्थिति से लेकर भविष्य के पेंशन सिस्टम तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये पे कमीशन आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सच में डबल होने वाली है? हाँ, और वो कौन सा एक नंबर है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं, जो लाखों लोगों की किस्मत तय करेगा। चलिए इस पूरे मामले को खोल कर देखते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पे कमीशन आखिर होता क्या है। ये नाम तो हम हर कुछ सालों में सुनते हैं, पर इसका असल काम क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये केंद्र सरकार की बनाई हुई एक कमेटी है। इसका मुख्य काम हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते और जो पूर्व कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की समीक्षा करना है। और फिर उसमें बदलाव के लिए सुझाव देना। हाँ, आज़ादी के बाद से अब तक 7 कमीशन बन चुके हैं। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। और इस बार जो टीम इससे हेड कर रही है वो भी काफी दिलचस्प है। बहुत। इस बार 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। ओके। उनके साथ IIM बेंगलोर के एक प्रोफेसर और पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी टीम का हिस्सा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। सही बात है। और रिपोर्ट सौंपने के लिए समय भी दिया गया है। हाँ, इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए अप्रैल 2027 तक का समय दिया गया है। मतलब ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि कई चीजों को ध्यान में रखते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस एक नंबर तय कर दिया और सैलरी बढ़ गई। नहीं, यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। पे कमीशन को एक बहुत बड़ा संतुलन बनाना पड़ता है। संतुलन किन चीजों के बीच? पहला फैक्टर है देश की आर्थिक स्थिति। देखिए, सरकार के 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो पैसा जो देश बनाने में लगता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनाना। बिल्कुल। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा के खर्चे, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज। ठीक है। अब सैलरी और पेंशन रेवेन्यू खर्च में आते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो देश के विकास पर होने वाले कैपिटल खर्च पर असर पड़ सकता है। मतलब हर वो 1 रुपया जो सैलरी में अतिरिक्त जाता है, वो शायद उस 1 रुपये के बराबर है जो किसी नए स्कूल या हाईवे पे खर्च हो सकता था। ये तो एक क्लासिक डिलेमा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो सबसे बड़ा टाइट रोप वॉक है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? दूसरा फैक्टर है दूसरे सेक्टर्स से बराबरी। सिफारिशें ऐसी होनी चाहिए कि राज्य सरकारें भी उन्हें अपना सकें। हाँ, वरना उन पर भी दबाव बनता है। और साथ ही सरकारी नौकरियों की सैलरी सरकारी कंपनियों यानी PSUs और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी से बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो, एक बराबरी बनी रहे। ये भी जरूरी है, वरना अच्छा टैलेंट या तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा या सरकार के पास जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाएगी। सही बात है। और अब आता है तीसरा और इस बार का सबसे दिलचस्प फैक्टर। वो क्या है? पेंशन का बोझ। ओह हाँ, OPS बनाम NPS वाली बहस। बिल्कुल। कमीशन को नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स के बोझ का भी आकलन करना है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS थी, जिसमें सरकार एक निश्चित पेंशन देती थी, तो उस पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा था। एक टिकिंग फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब जैसा। इसीलिए 2004 के बाद आई न्यू पेंशन स्कीम NPS, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। और पेंशन मार्केट पर आधारित होती है, जो फिक्स नहीं है। हाँ? लेकिन अब OPS को वापस लाने की मांग कई राज्यों में उठी है। तो कमीशन के सामने ये एक और पहेली है। बहुत बड़ी। और इन सब के बीच एक नया रास्ता भी सुझाया जा रहा है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS। ये क्या है? जिसमें OPS और NPS दोनों की अच्छी बातों को जोड़ा जाए। यानी कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान दें, लेकिन एक निश्चित पेंशन भी मिले। कमीशन को इस पूरे पेंशन सिस्टम के वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखना होगा। वाह, ये तो काफी पेचीदा है। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने और हर जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरूर। यहाँ एक कंफ्यूजन है। सिफारिशें अप्रैल 2027 में आएंगी, लेकिन लागू 1 जनवरी 2026 से होंगी। तो क्या कर्मचारियों को 1.5 साल का बढ़ा हुआ पैसा एक साथ मिलेगा,
ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन? मतलब नियम 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। ओके। जब अप्रैल 2027 में सिफारिशें आएंगी, फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, तब बढ़ी हुई सैलरी आना शुरू होगी। तो जो बीच के करीब 15-18 महीने हैं, उस दौरान बढ़ी हुई सैलरी का जो हिस्सा बनता है, उसका क्या होगा? वो सारा पैसा एक साथ एरियर के रूप में मिलेगा। एरियर? हाँ, मतलब 1 जनवरी 2026 से लेकर मंजूरी मिलने तक के महीनों का जो भी अंतर होगा, वो एक मुश्त दे दिया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है और बढ़कर 1,20,000 रुपए हो जाती है। तो ये जो 20,000 रुपए प्रति महीने का अंतर है, वो जनवरी 2026 से जोड़कर एक साथ दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये एक बड़ी रकम बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। वो क्या? ये नियम सिर्फ सैलरी और पेंशन पर लागू होता है। जो भत्ते होते हैं, मतलब अलाउंसेस, वो घोषणा की तारीख के बाद से ही बढ़ेंगे। अच्छा, तो उनका कोई एरियर नहीं मिलेगा? नहीं, उनका कोई एरियर नहीं मिलता। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी? इसके लिए फिटमेंट फैक्टर नाम की एक चीज का जिक्र होता है। ये क्या है? फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जिससे आपकी बेसिक पे को बढ़ाया जाता है। बेसिक पे को? पूरी सैलरी को नहीं? नहीं, और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ये फैक्टर आपकी पूरी सैलरी पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी पर लागू होता है। अच्छा। जैसे 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई। तो असल में बढ़ोतरी कितनी हुई थी? असल में औसत बढ़ोतरी करीब 23.55% हुई थी। ओह, तो 2.57 का आंकड़ा हेडलाइन में बड़ा लगता है, पर असल बढ़ोतरी उससे काफी कम होती है। बिल्कुल। तो फिर 8वें पे कमीशन से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि कमीशन 3 तरह के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। 3 तरह के? हाँ, एक है 1.92 जो थोड़ा कम है, एक है 2.15 जो मध्यम है, और एक है 2.57 जो आशावादी है। और फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। सही बात है। कुल मिलाके औसतन 20% से 25% की सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। यानी अगर किसी की मासिक सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 8वें पे कमीशन के बाद वो 1,20,000 से 1,25,000 के बीच हो सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने वाली मशीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की आर्थिक सेहत, भविष्य के पेंशन बोझ और सरकारी प्राइवेट सेक्टर में बराबरी जैसे कई मुश्किल सवालों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। हाँ, और इसमें सबसे खास है फिटमेंट फैक्टर, जो सिर्फ बेसिक पे पर लगता है। और बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से एरियर के साथ मिलेगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हम हर 10 साल में सैलरी की समीक्षा के इस मॉडल को फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरह से महंगाई और अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, क्या हमें भविष्य में सैलरी तय करने के लिए किसी और डायनामिक मॉडल के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मतलब ऐसा मॉडल जो शायद महंगाई से सीधे तौर पे जुड़ा हो? हाँ, ताकि 10 साल तक इंतजार करने की जरूरत ही ना पड़े और ना ही सरकार पर एक साथ इतना बड़ा बोझ आए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद भविष्य में विचार करना होगा।